हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मेक इट इजी। तो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, लेकिन हर बच्चे को इससे डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल पे जब ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं उस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लगने वाला है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मेक इट इजी, सो लेट्स मेक इट इजी। तो आज शुरू करने वाले हैं बच्चों ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमें दो हिस्सों में पढ़नी है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। आज की वीडियो में कुछ बहुत ही बेसिक बातें करूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है यहां से कोई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को ना मिले पेपर में, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप इस चैप्टर को इजी बनाना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को बहुत आराम से देखें। क्या बात समझ में आ रही है? चलो शुरू करते हैं बच्चों। ऑप्टिक्स बताने की जरूरत नहीं है, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, कि बताया कि लाइट क्या होती है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ये सब कुछ नहीं। हमारा फोकस है जेईई मेंस एंड नीट। जो बातें आपको पता हैं वो आपको पता ही है। बात समझ में आ रही है? फिर भी कुछ बेसिक बातें जरूर करूंगा। ऑप्टिक्स क्या होती है सबको पता है, स्टडी ऑफ लाइट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि रे क्या है। रे कुछ नहीं बच्चों, रे है जस्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? रे की मदद से करेंगे। अगर उसका रे नेचर दिखाना है, हालांकि लाइट वेव भी होती है हमको पता है, लेकिन फिलहाल हम कौन सा नेचर करने वाले हैं? रे नेचर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लाइट को रे की तरह मान के ही इस पूरे चैप्टर में हमने लाइट के साथ डील करना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? एक सिंगल लाइन बना देंगे, हम बोलेंगे ये लाइट है, लेकिन साथ ही बताएंगे क्या? उसकी डायरेक्शन, यानी लाइट ऐसे जा रही है। बात समझ में आई? साथ ही साथ ये लाइट जो लाइन है हमें ये दिखा रही होगी पाथ ऑफ लाइट, और ये एरो हमें दिखा रहा होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? जबकि अगर रेज एक से ज्यादा हो जाए, मल्टीपल रेज हो जाए आपके पास, तो वो बन जाती है बीम। क्या बन जाती है? बीम। जैसे कि ये अगर एक से ज्यादा रेज है आपके पास, बहुत सारी रेज है, तो ये क्या बन जाती है? बीम। ये कैसी बीम है बच्चों? पैरेलल बीम। इसमें सारी रेज कैसी हैं? एक दूसरे से पैरेलल हैं। जबकि अगर ऐसे करके रेज आए कि एक जगह आप आके फोकस कर रही हो, तो इनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्ज करना मतलब एक जगह आके फोकस करना। जबकि अगर इस तरीके से रेज आ रही हैं, यानी फैल रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूर जा रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी बच्चों? डाइवर्जिंग बीम। इनके बारे में आपको कुछ कुछ चीजें पता ही होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे जीरो लेवल से उठाऊंगा, हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। प्रॉमिस करता हूं जेईई मेंस और नीट में आने वाला हर एक कॉन्सेप्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ देखते रहो। तो ये मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दिया, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में लाइट के अलग अलग फिनोमिना पढ़ने हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है। आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हम यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस। और बेसिकली यहां पे वो प्लेन सरफेस हमारे लिए क्या होगा? प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर। तो मिरर को हम कैसे दिखाएंगे बच्चों? एक लाइन लगाएंगे, इसके एक पार्ट में हम ये क्या कर देंगे? डैश डैश लगा देंगे। आप सभी को पता है, क्लास 10th में सबने ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। डैश डैश का मतलब ये सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस है। बात समझ में आ रही है? और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर का वो वाला सरफेस जहां पे हम अपनी शक्ल देखते हैं। बात समझ में मेरी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस। ये आई रे ऑफ लाइट। अब हम लाइट को ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट इसके साथ आके टकराई, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं
इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो आके टकराई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर टकरा के यूं चली गई, क्योंकि बच्चों लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो यूं आएगी, टकरा के चली जाएगी। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। आना, टकराना, चले जाना। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये जो रे है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। आ रही बात समझ? अब एक लाइन हम अपने लिए और बनाएंगे, जिसे हम कैसे बनाएंगे? जो कि हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगी। ये क्या बात समझ में आ रही है? इस तरफ से भी। तो इसे हम कहेंगे बच्चों नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो हमारे लिए 3 रेज इंपॉर्टेंट हो गई हैं, 3 लाइन इंपॉर्टेंट हो गई हैं। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। क्या बात समझ में आ रही है? अब हमारे लिए 2 एंगल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो कौन कौन से एंगल्स हैं? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है आपके पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बात समझ में आ रही है? और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबको आता है ये पहली बारी 8th क्लास में पढ़ाते हैं, पहली बारी इसको 8th क्लास में पढ़ाते हैं। बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं आज, कुछ भी टफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं ना, देखते जाओ, लेवल बढ़ेगा, आज की ही वीडियो में बढ़ेगा और आपसे ही वो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे जो भी मैं थोड़ी देर में लिखूंगा। बस पेशेंस के साथ देखते रहो। बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें समझ में आई। अब आपने बचपन में पढ़े होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़े होंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? अब मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले लॉ की बात करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों हमेशा और हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा और हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ऐसे आई इंसिडेंट रे, यूं टकराई और यूं चली गई। ऐसा तो नहीं था कि यूं आई और यूं आपकी तरफ आ गई, नहीं, मतलब उसने अपना प्लेन तो नहीं छोड़ा। मैंने तीनों की तीनों रेज इसी बोर्ड के ऊपर बनाई है, 3 डायमेंशनल में नहीं बनाई है, इसी बोर्ड के ऊपर बनाई है। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब एक ही प्लेन में होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on same plane, all lie on same plane। ये 2 रूल्स या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम सभी को पता है, बचपन में हम सभी ने पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, यहां पे जो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनती है, सिमेट्रिकल बनती है। अगर आप यहां रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल देखोगे, मान लीजिए अल्फा है, तो इस तरफ से भी अल्फा होगा। ये भी याद रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पे एक और बात याद रखने वाली है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्या ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ही वैलिड है कि ये स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है? याद रखेंगे, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं। पूरी ऑप्टिक्स में इसको हम यूज करेंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्या बातें समझ में आई आपको? ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, रब कर रहा हूं। अब मैं यहां पे एक और बात बताता हूं आपको, ठीक है, और उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, या सिंपल बोलते हो डेविएशन। ठीक है, डेविएशन, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे, बात समझ में आई? और ये टकरा के ऐसी चली गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई। और ये है मेरे पास नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई? ये है एंगल I, ये है एंगल R। अच्छा, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होती
तो ये इंसिडेंट रे जैसे चल रही थी वैसे चली जाती है आगे की तरफ, ऐसे चली जाती है। इफ नो रिफ्लेक्शन वुड टेक प्लेस, तो क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई तो ऐसे चलेगी, लेकिन नहीं होती तो वो ऐसे चली जाती। यानी लाइट का जो पाथ होता वो ऐसा होता, लेकिन हो कैसे गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो लाइट का जो पाथ है वो इतना इतना डेविएट कर गया अपने रास्ते से। क्या बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट का पाथ इतना इतना क्या कर गया बच्चों, डेविएट कर गया। इसी को हम बोलते हैं डेविएशन। डेल से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, यही है आपके पास डेविएशन। अब ये डेविएशन कितनी होगी, देखें देखें जरा ध्यान से, ठीक है। दिस डेविएशन कितनी होगी बच्चों, देखो ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, यानी आई प्लस आर प्लस डेविएशन 180 डिग्री होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, आई प्लस आर प्लस डेविएशन, ठीक है। एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देखो ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, आ रही बात समझ में। तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल आई और एंगल आर दोनों उस तरफ चले गए। अब हमने अभी पढ़ा कि एंगल आई और एंगल आर बराबर ही होते हैं। मान लिया दोनों को मैं एंगल आई के बराबर लिख देता हूं, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई कितना, 2i, यानी 2 टाइम्स एंगल आई। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखेंगे। दिस इज डेविएशन का फॉर्मूला, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, ठीक है। डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, लेकिन किसके लिए, सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। डेविएशन फॉर प्लेन मिरर, ठीक है, या सरफेस, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में, किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन का फॉर्मूला बच्चों ये रहेगा। मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्या आप इसको याद रखेंगे, डेविएशन फॉर प्लेन मिरर सरफेस। क्या बात समझ में, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अब एक दो बातें और करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर यहां पे बच्चों प्लेन मिरर है, अगर यहां पे प्लेन मिरर है, ठीक है, और आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है, आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है, यानी प्लेन मिरर से कितना दूर रखा है, x डिस्टेंस दूर रखा है, तो इमेज जो बनेगी बच्चों वो भी इसकी x डिस्टेंस दूर ही बनेगी। ये डायरेक्ट याद रखना है, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच भी होगा। ये ध्यान देना, ये कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। मतलब अगर प्लेन मिरर ऐसे रखा होता और यहां पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज कैसे बनती, आप यहां से डिस्टेंस लेते, कैसा डिस्टेंस लेते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लिया x, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेते तो यहां आपके पास क्या बन जाती, इमेज बन जाती। क्या बात समझ में आ रही है? आपको हमेशा क्या करना है बच्चों, परपेंडिकुलर बनाना है। अगर ऐसे मिरर होता मेरे पास, ऐसे मिरर होता मेरे पास और यहां पे ऑब्जेक्ट होता मान लिया, तो यहां से अगर x डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इतना ही परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने आपको मिरर इमेज बना देनी है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये x होता तो ये भी कितना होता, x होता। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप नोट कर लें, जितना डिस्टेंस, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच होता है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच भी होता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं, याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या इतनी बात समझ में? अब मान लिया बच्चों ये है आपके पास प्लेन मिरर, ये है आपके पास प्लेन मिरर, ठीक है, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये बेसिकली, ठीक है, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो यहां पे इमेज बनती कैसे है वो देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक इंसिडेंट रह गई, एक ऐसे भी गई, बहुत बच्चों बहुत सारी मल्टीपल रेज आती है तब इमेज बनती है, ऐसे ही नहीं कि एक आध रेज आती है। ठीक है, ये बहुत सारी रेज गई यहां से। ठीक है, अब ये रे यूं रिफ्लेक्ट हुई, ये यूं रिफ्लेक्ट हुई, ये यूं रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये यूं रिफ्लेक्ट हुई, ये टकरा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात, जो रे परपेंडिकुलर टकराएगी वो वहीं से वापस हो जाएगी, बिल्कुल उसी रास्ते से रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। ठीक है, तो जैसे ये वाली रे है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराई तो टकरा के ऐसे आगे वापस। बात समझ में आ रही है? अब
अगर मैं बात करूं इमेज कहां बनती है, इमेज वहां बनती है जहां रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं क्या करूं, इस रे को यहां बढ़ाऊं तो कहीं यहां आ रही है, क्योंकि यहां तो कहीं नहीं मिलेगी, नहीं है यहां तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं नहीं मिलेगी, तो मुझे पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, ये और ये यहां कहीं आपकी इमेज बन रही है। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन एक्चुअल फॉर्मेशन ऐसी होती है कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती हैं वहां इमेज बनती है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहां इमेज बनती है। रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअल में मिलती तो आप बोलते हैं रियल इमेज बनी, लेकिन ये इमेज कैसी है? वर्चुअल, क्योंकि आपको यहां पे इन रेज को एक्सटेंड करके यहां लाना पड़ा बच्चों, वर्चुअल इमेज बनी है। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये मिरर इतना लंबा नहीं होता, अगर ये मिरर को आप काट दो या नीचे वाला हिस्सा रिमूव कर दो तो क्या होगा? आपने क्या किया? मिरर का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया, इतना हिस्सा रिमूव कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? इफ सम मिरर इज कट और रिमूव्ड, अगर कुछ मिरर आपने कट कर दिया या रिमूव कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा इमेज पर? तो सबसे पहली बात, नो इफेक्ट ऑन लोकेशन ऑफ इमेज, नो इफेक्ट ऑन द लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखना है। इमेज जहां बन रही थी वहां ही बनेगी, याद रखेंगे। इमेज बनाने के लिए चाहे इतना सा भी मिरर बचा है वो भी इमेज बनाएगा और पूरी इमेज बनाएगा। बात समझ में आ रही है? आप गोल सा शीशा देखा होगा आपने, छोटा सा, उसमें आपकी सिर्फ शक्ल दिखाई देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ शक्ल की ही इमेज बना रहा है, वो आपकी पूरी बॉडी की इमेज बना रहा है, बस आपको दिख नहीं रही है। इमेज का बनना और इमेज का दिखना अलग अलग बातें होती हैं। उस मिरर में भी पूरी इमेज बन रही है, आप कभी उसको ऐसे करके देखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी उसमें दिखेगी, यानी पूरी बॉडी की इमेज बन रही है। यानी अगर मिरर काट भी दिया, इमेज अभी भी पूरी बन रही होगी, दिख आधी रही होगी या जितनी भी है वो अलग बात है, लेकिन बन पूरी रही होगी। क्या बात समझ में आ रही? वहीं बन रही होगी जहां उसको बनना चाहिए था। फर्क किस चीज पे पड़ेगा? अगर आप मिरर को काटेंगे तो फर्क पड़ रहा है, देखो नंबर ऑफ रेज कम हो गई, नंबर ऑफ रेज रिड्यूस्ड हो गई, नंबर ऑफ रेज रिड्यूस हो गई, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी रिड्यूस हो गई। इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगी इमेज की, लेकिन लोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड बट जो जहां है वही बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, एक और बात बताता हूं आपको, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, अब मान लिया ये आपके पास मिरर है और ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है। अब मैं बोलूंगा कि बच्चों इसकी इमेज बना के दिखाओ, आप बोलेंगे सर यहां पे तो मिरर ही नहीं है। मैं बोलूंगा हाँ नहीं है, तो क्या करो? कुछ भी नहीं, इमेजिन कर लो यहां पे मिरर होता, यहां पे मिरर होता तो कहां बनती? यहां से मान लिया x डिस्टेंस दूर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे इसकी इमेज बन जाती। बात से वो आपको दिखती नहीं वो अलग बात है, लेकिन बनती। आ रही बात समझ? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। ये है मान लिया आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है x एक्सिस, ठीक है, और मिरर जो रखा है वो रखा है y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, और ये मैंने इस ऑब्जेक्ट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ये है मान लिया -5,0। तो बताओ जरा इसकी जो इमेज बनेगी ओ डैश, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? सर वेरी इजी, -5,0 मतलब यहां पे कितना दूर होगा? ये 5 डिस्टेंस दूर होगा, तो यहां से भी कितना दूर होना चाहिए? 5 डिस्टेंस दूर होना चाहिए। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? 5,0। वेरी इजी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, रब कर दूं। ठीक, आ जाओ। अब एक और करते हैं। ठीक है, मान लिया ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, और यहां पे एक मिरर मैंने बनाया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक मिरर बनाया। ठीक है, कितने डिग्री पे? मान लिया 30 डिग्री पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ओह नो, यहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, पिछला दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है,
ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मिरर है मान लिया, ठीक है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है मान लिया, और कितने डिस्टेंस पे है, ये है मान लिया 0,5। तो आपको बताना है इसकी इमेज कहां बनेगी। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लो जो कि इसके मिरर के सरफेस के ऊपर गिरा दो। बात समझ में आ रही है, मिरर के सरफेस के ऊपर गिरा दिया, ठीक है, मिरर के सरफेस के ऊपर गिरा दिया, ये गिरा दिया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है मान लिया x, ये परपेंडिकुलर, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस भी कितना होगा x, तो इमेज यहां बनेगी, इसकी o डैश बोल देता हूं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं बच्चों, कैसे ढूंढेंगे वो ध्यान से देखो। अब आप ध्यान से देखो, ये x, मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें एक साइड तो बराबर हो गई, ठीक है, एक साइड बराबर होगी, साइड बराबर होगी, फिर ये एंगल 90 डिग्री है, तो बच्चों ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो एक एंगल भी बराबर हो गया। और ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये इस ट्रायंगल की भी है, इस ट्रायंगल की भी है, मतलब एक और साइड बराबर होगी। बच्चों अगर आपको याद होगा बचपन में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ी होगी, तो SAS से ये वाले दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे साइड्स और एंगल बराबर होते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट अब आ जाएगा आपके पास। अगर ये डिस्टेंस 5 है बच्चों, तो ये भी 5 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारे साइड, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये 5,0 पे इसकी इमेज बनेगी। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको एकदम से अप्लाई करके देखते हैं, हर बार ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगानी। अब आपको ये समझ में आया है, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मैंने मिरर बनाया यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, ये मैंने मिरर बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल मान लिया 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। अच्छा, अब मान लिया एक है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट A, कितनी दूर है ये, -2,0, बात समझ में आ रही। और एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया यहाँ पर, चलो यहाँ पे नहीं बनाते, ठीक है, चलो यहाँ पे बना देते हैं। ये है ऑब्जेक्ट B और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, ये मान लो आप 0,-4, ठीक है। अच्छा, और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4,0, ठीक है। आपको तीनों की इमेज बतानी है कहां बनेगी, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले A, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया, ये परपेंडिकुलर बनाया, तो इसी परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगी किसकी इमेज बच्चों, A'। अब मैंने क्या बताया, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा, ये कितना है 2, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, ये भी होगा 2, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 0,-2 वाई एक्सिस में। क्या बात समझ में आ रही, कोऑर्डिनेट्स लेने तो आपको आते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब B की इमेज बनाते हैं बच्चों। B जो है वो पॉलिश्ड साइड पे है, पॉलिश्ड साइड है, ये कौन सी साइड है, पॉलिश्ड साइड, तो B की तो कोई इमेज नहीं बनेगी, B की कोई इमेज नहीं बनेगी, नो इमेज ऑफ B। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि पॉलिश साइड पे रखा हुआ ना, पॉलिश्ड साइड पे कोई इमेज नहीं बनती। क्या बात समझ में आ रही है। वैसे ही C को देखो, अब C के सामने मिरर तो है नहीं, कुछ कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये यहां बना दिया, मैंने कहा मिरर नहीं है तो बना लो, लेकिन C फिर भी पॉलिश साइड पे आ रहा है, मतलब इसकी भी कोई इमेज नहीं बनेगी, नो इमेज ऑफ C। पॉलिश्ड साइड के सामने अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो कोई इमेज नहीं बनेगी। हालांकि अगर मैं यहाँ पे कोई D ऑब्जेक्ट बनाता, मान लिए कहां बनाता, 0,2 पे बनाता, ठीक है, तो इसकी इमेज बनती, कहां बनती, यहां से परपेंडिकुलर बनाते, यहां से परपेंडिकुलर, यहां गिरता, ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी 2 होता, और ये कितना हो जाता, 2,0। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पे हम लोग इमेजेस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दिया, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर बनाए मैंने, ठीक है, दो प्लेन मिरर बनाए मैंने, 90 डिग्री पे बनाए,
और एक यहां पे इंसिडेंट रे बनाई। बात समझ में आ रही? एक इंसिडेंट रे बनाई जो कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ मान लिया कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है, चलो 30 डिग्री एंगल बना रही है। कितना? 30 डिग्री एंगल बना रही है। आपको क्या बताना है? ठीक है, फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शंस होने के बाद आपको बताना है टोटल कितनी डेविएशन यहां पे हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल कितनी डेविएशन यहां पर हुई है। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो, तो दो रिफ्लेक्शन करवानी है, तो सबसे पहले तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने नॉर्मल बनाया। क्या बात समझ में आ रही है? ये मैंने नॉर्मल बनाया। अब आपको पता है ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 60 तो होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे बनता है सरफेस के। ठीक है, अब ये 60 है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, और ये एंगल भी 60 होगा, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। क्या बात समझ में आ रही है? एक रिफ्लेक्शन तो हो गई, अब दूसरी रिफ्लेक्शन करवानी है, वो यहां पे होगी। बच्चों, रिफ्लेक्शन करवानी है तो आपको फिर से यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने फिर से नॉर्मल बनाया। बात समझ में आ रही है? अब ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा इसके लिए। अब ये कितना होगा बच्चों? ये 60 है, तो ये 30 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा 90 है। देखो, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है सरफेस के साथ। ये 30 है, ये 90 है, 30 और 90 कितना होगा? 120, तो ये कितना होना चाहिए बच्चों? 60, और ये वाला कितना होना चाहिए? 30। यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 30 डिग्री पर। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। हो गई दो रिफ्लेक्शन। अब आपको डेविएशन बतानी है। डेविएशन यहां पे भी हुई होगी, यहां पे भी हुई होगी। अब देखते हैं डेविएशन कैसे होती है बच्चों। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्शन नहीं होती तो ऐसे ही चली जाती, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता। लेकिन ऐसे नहीं जा रही, वो ऐसे चली गई, ऐसे नहीं जा रही, वो ऐसे चली गई। यानी ये यहां पे क्या हुई है बच्चों? डेविएशन 1। तो यहां पे पहली डेविएशन, फिर डेविएशन यहां पे भी हुई, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ऐसे चली जाती, ऐसे चली जाती, तो ऐसे चली जाती, लेकिन ऐसे जा नहीं रही, ऐसे जा रही है, तो यहां पे भी क्या हुई बच्चों? डेविएशन हुई। अब यहां पे आपको डेविएशन की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ये डेविएशन कैसे हुई है बच्चों? देखो, ऐसे हुई है क्लॉकवाइज। कैसे हुई है? क्लॉकवाइज। और ये वाली डेविएशन कैसे हुई है? ये भी क्लॉकवाइज। यानी नेट डेविएशन जो होगी वो दोनों का सम होगा। अगर एक डेविएशन क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब हमें पता है डेविएशन का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला किया था, क्या होता है? 180 माइनस 2i। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 60, फिर प्लस यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 इंटू 30। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60 120 होता है। तो 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 डिग्री, प्लस 180 माइनस 60 ये कितना हो गया? 120 डिग्री। तो नेट डेविएशन यहां पे कितनी है बच्चों? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जरा, रब कर रहा हूं मैं इसको, कर रहा हूं, कर दी। अगर ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन यहां पे मैं और लिखूं और आपको होमवर्क में दे दूं तो क्या आप कर पाएंगे उसको? तो यहां पे एक प्लेन सरफेस है, यहां पे एक और प्लेन मिरर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन यहां पे इस बार एंगल कितना है? 60 डिग्री है, और ये यहां पर एक इंसिडेंट रे आई 45 डिग्री पे आई। सेम क्वेश्चन, नेट डेविएशन बतानी है आपको क्या बतानी है बच्चों? नेट डेविएशन बतानी है आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, होमवर्क में ट्राई करेंगे और अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? थैंक यू सो मच। देखते रहें इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को। सारी की सारी ऑप्टिक्स बाएं हाथ का खेल बना दूंगा। मेक इट इजी। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।